के लिए हो सकता है अशोक गहलोत ने बेशक वो लेकर के आए हों, लेकिन उसे आगे बढ़ाया है। अगर कोई लेकुना था उसे दूर करने की कोशिश की गई है, तो ये बात तय मानी जानी चाहिए कि एक बड़ा निर्णय राज्य सरकार की ओर से मई के महीने में होने जा रहा है। देखिए, दूसरी बात एक और यहाँ महत्वपूर्ण देखने को मिल रही है कि लगातार सरकार चाहे कोई सी भी हो, पिछले हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि करीब 10 से 15 साल का ये वक्त जो निकाल रहे हैं हम, उसमें एक ही बात देखने को मिलती है कि हमें कंगाली के हाल पे प्रदेश को देखा है। हमें बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ा हुआ, हमारे पास में फंडिंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी। उन तमाम चीजों को देखते हुए हर बजट में, बजट की बहस में ये बात आती है और दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं कि आपने बिल्कुल प्रदेश को आर्थिक कंगाली के मुहाने पे लाकर के खड़ा कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, उसने ऐसा किया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इस ओर इंगित करती हैं कि ये कि राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। उदय योजना को लेकर के बिजली कंपनियों का घाटा कम करने की पहल की गई थी, लेकिन वो भी बढ़ता जा रहा है। और जो सीएजी की रिपोर्ट है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने जो रिप्लाई दे रही थी उस वक्त उन्होंने किया भी कि मैं सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार ही मैं बात करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि 11-12 के जो फाइनेंशियल ईयर में जो चीजें सामने आई थी, उसके बाद 13-14 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसकी बात की उन्होंने, क्योंकि नवंबर तक सरकार अशोक गहलोत की थी। तो उन तमाम पहलुओं का और चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया है, जो ये कह सकते हैं कि मैं जैसे पहले भी आपको कहा कि कंगाली आर्थिक जो ये कहें कि प्रबंधन है वो गड़बड़ाया रहा। इनका जिक्र हर बजट और बजट के पहले जो चर्चा होती है उसमें लगातार रहा है। आज के अगर रोचक बात में अगर हम कहें तो जैसे कि अनिल आगे थे हमारे साथ में रिफाइनरी का जिक्र करने के लिए, तो एक बार फिर हम इसी ओर वापस जाएंगे कि विधानसभा की कार्रवाई जो है उसे स्थगित कर दिया गया है और अब हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त मेवाराम जी है। मेवाराम जी, मुझे लगता है कि खुशी की बात आपके लिए कि रिफाइनरी को लेकर के मुख्यमंत्री ने स्थिति साफ की है। नहीं, जो आज जो घोषणा की है, अगर ये घोषणा पूरी होती है तो हमें खुशी है, पर अभी तक संशय है। जब एमओयू हो जाए और रिफाइनरी बाड़मेर लगे तो सरकार को हम धन्यवाद भी देंगे कि हमारे बाड़मेर जिले की जो आज थी वो पूरे राजस्थान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके लिए अब पूरा राजस्थान इसके लिए धन्यवाद देगा। पर ये पूरी हो कि भाई एमओयू हो जाए और लगे। संदेह क्यों लग रहा मेवाराम जी आपको, तो मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया उसमें? नहीं, अभी तक संदेह उन्होंने भी यही कहा कि अगले महीने अभी एमओयू होगा। ये आज घोषणा कर देते हैं हमारे एमओयू हो गया और हम इस तारीख को लगाने जा रहे हैं, वो अभी तक नहीं कहा। इन्होंने कहा कि अभी हमारा बात चल रही है एमओयू होगा, इसलिए थोड़ा संदेह है। अगर हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की जो आज बात की है, घोषणा की है और ये होती है तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री को कि हमारे। चलिए, मेवाराम जी जैन बाड़मेर के विधायक और रिफाइनरी उन्हीं के क्षेत्र में लगनी है, बाड़मेर में पचपदरा में लगनी है। बाड़मेर जिला जहां से मुख्यालय से ये विधायक हैं और ये रिफाइनरी को लेकर के काफी उत्साहित है, लेकिन साफ कहना है कि जब तक एमओयू नहीं हो जाता है तब तक हमें संशय रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अगले महीने यानी कि मई में आप ये रिफाइनरी के एमओयू की बात कही है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं।
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम राजस्थान विधानसभा के बिल्कुल वही उस आंगन से हम उस कार्रवाई को प्रसारित कर रहे हैं जो एक लंबे समय तक बजट सत्र चला। गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ में इस वक्त, मनोज कुमार सिंह बीएसपी विधायक हमारे साथ में है और संसदीय सचिव खंडार के विधायक भी इस वक्त हमारे साथ में है। क्या माना जाए डोटासरा साहब, एक लंबा समय इस विधानसभा में बजट सत्र जो महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है? आज देखिए, वैसे वित्त विनियोग विधेयक पे चर्चा हुई और जिस प्रकार से 8 डिमांडों पे भी चर्चा हुई, मुख्यमंत्री भी इन्होंने पारित कराए और पूरा बजट सत्र चला। लेकिन मुख्यमंत्री जी एक दिन तो बजट के जवाब में बोला, मुख्यमंत्री जी ने एक आज उद्बोधन दिया, एक भी ऐसी बात, एक भी ऐसी घोषणा, एक भी ऐसी जनता के हित की कोई बात नहीं की जो स्वराज संकल्प यात्रा में ये लेकर के इतना बड़ा मैंडेट लेकर के आए थे। सड़कों की क्या हाल बना रखे हैं इन्होंने, बिजली का क्या हाल बना रखा है, किसान के साथ किस प्रकार से अत्याचार और अन्याय हो रहा है, बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, किसी भी बात का जवाब नहीं। एक रिफाइनरी की बात की है, लेकिन वो रिफाइनरी की बात जो हम 3 साल से कह रहे हैं ये अडानी और अंबानी को देना चाह रहे थे, लेकिन हमारे विरोध, प्रतिपक्ष के विरोध के बाद में वो कार्य ये कर नहीं सके। आज गोलमाल जवाब देकर के अब कितनी स्टेट की हिस्सेदारी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ बताया नहीं, इसलिए इस पे हम क्या कमेंट्स करें। लेकिन आज का जो नीरस जवाब मुख्यमंत्री जी का था, बिना घोषणाओं वाला, वो पूरे प्रदेश की जनता को बिल्कुल आहत करने वाला था, उनको निराश करने वाला था। डोटासरा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं मनोज जी आपसे जानना चाहूंगा कि बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र होता है किसी भी विधानसभा का, क्या माना जाए सत्र को? देखिए, इस सत्र के लिए सबसे पहले तो मैं सभी दलों को और यहाँ माननीय पूरे 200 सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब की बार हमने सदन को राजस्थान की जनता के हित में चलाने की बात करी, हमारी डिमांड्स, हमारी मांग राजस्थान की जनता की हमने मांगी, उसके अनुसार अब की बार मुझे आनंद आया कि हम अपनी बातों को रखने में कामयाब रहे, सक्षम रहे। रही राजस्थान की सरकार की घोषणाओं की बात, हम तो देख रहे हैं लंबे अरसे से 3 वर्ष में लगातार एक सड़क का जंजाल का नाम जरूर ले रहे हैं। जैसे आज डोटासरा जी ने हमारे को कहा भी कि टोल का एक बहुत बड़ा जाल गूंथने जा रहे हैं, न कि सड़कों का जाल गूंथने जा रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है वास्तव में जहां भी आप जाओ 150 किलोमीटर चलो नहीं, उससे पहले आपको टोल मिलता है। और कोई बड़ी घोषणा हम सोच रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने जल स्वावलंबन के नाम से हमारे से 56 लाख रुपए एक विधायक से ले रही थी। हमने सोचा कि आज हमारे इस एमएलए लैंड को बढ़ा करके कोई बड़ी घोषणा करेगी जिससे जनता के हित में हम छोटे छोटे काम जो जनता हमारे ऊपर आशा और विश्वास रखती है वो काम हम कर सके, क्योंकि सरकार के पास तो कुछ करने के है नहीं। हमारे पास अगर हमारा बजट हो तो जनता को कम से कम वहां धरातल पर हम संतुष्ट कर पाए। संसदीय सचिव महोदय, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या माना जाए बजट सत्र? आपके दोनों साथियों को सुना के बहुत ही नीरस बता रहे हैं डोटासरा। राजस्थान का बजट बिल्कुल ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों भी जिस समय बजट का रिप्लाई दिया था, राजस्थान के प्रत्येक जिले को बहुत करोड़ों रुपए की सड़कें दी, फ्लाईओवर्स दिए और राजस्थान के अंदर एक नया इतिहास बनाया। जितने राजस्थान के अंदर रोड्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने, अगर इसकी आकलन किया जाए पिछली सरकार से और अब, तो हमारा कई गुना ज्यादा है। आज भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने रिफाइनरी वाली बात की, रिफाइनरी के अंदर पिछली सरकार का जो एग्रीमेंट था और आज के एग्रीमेंट की तुलना करते हैं तो 16,000 करोड़ रुपए का फायदा हमारे राजस्थान को होने वाला है। ये 16,000 करोड़ रुपया आखिरकार जनता के काम आने वाला पैसा है। मुख्यमंत्री जी ने 3 साल जो रिफाइनरी पे कई स्पेशलिस्ट लोगों को लगा के जब उस पर कमेंट्स तैयार किए और जब उसका एग्रीमेंट तैयार किया और केंद्र को भेजा, तो उनको भी ऐसा लगा कि ऐसा अनोखा निर्णय राजस्थान के हित में मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि पिछली सरकार के और अब के सरकार के कार्यकाल को नापे तो रिफाइनरी में 16,000 करोड़ रुपए राजस्थान के विकास के लिए सरकार ने बचाए। एक मैं जानना चाहूंगा डोटासरा साहब, देखिए लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर है जिससे हम सब लोग बंधे हुए हैं, एक आस्था का केंद्र भी है। कुछ ऐसी कमियां हैं जो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके वास्तव में इसमें सुधार होना चाहिए। निश्चित रूप से पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सुधार हो, जनता के हित में हो। हम सब जनता के ट्रस्टी हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। हमारा सबका फर्ज बनता है कि किस प्रकार से प्रदेश का विकास हो, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, किस प्रकार से गरीब को मदद मिले, सभी वर्गों को मदद मिले। लेकिन जब सरकार बनती नहीं है तब तक तो वादे किए जाते हैं बड़े बड़े, और जब सरकार बन जाती है तो सत्ता मद में इतने चूर हो जाते हैं और भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो जाती है सरकार कि उनको जनता की और उनकी बातों की जो वादे किए हैं वो उनके याद ही नहीं आते। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान
और अपने पत्र में जो वादे किए थे वो 70% वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। जो पहले से 3 बजट थे उन बजटों का 60% बजट की घोषणाएं पूरी नहीं की। मैं समझता हूं वो जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, हम की बजट में घोषणाएं क्यों की, फिर पूरा क्यों नहीं कर पाए। हैप्पीनेस इंडेक्स जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप देखिए किस प्रकार से आज हमारी अबोध बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ में बलात्कार हुए, किस प्रकार अपराधियों का भय और आतंक है, कानून नाम की व्यवस्था नाम। छोटा सा सवाल ये है कि ऐसी क्या आप लोगों ने एक लेसन की तरह देखा इस सत्र को, इस हाउस को, जिसमें आप लोग सुधार करना चाहते हैं? सवाल ये है। ये सारे के सारे सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वो इतने भयभीत हैं, मैं समझता हूं कि ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। सारे ऊँगते हैं, नींद लेते हैं, जब बाहर मिलते हैं तो ये कहते हैं साहब अन्याय हो गया, कुछ भी काम नहीं हो रहा, हमारी न मुख्यमंत्री सुन रही है न हमारे मंत्री सुन रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं हमारी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं इनका विजन ही नहीं है। तो आप ये सुधार चाहते हैं कि जो सत्ता पक्ष के सदस्य उनके काम हो, ये सुधार चाह रहे हैं? सभी के हों, सत्ता पक्ष के भी हों, हमारे भी हों, लेकिन जब सत्ता पक्ष के नहीं हो रहे तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें, आप बताइए। चलिए, रामलाल जी हमारे साथ में है। और रामलाल जी, क्या माना जाए? अभी डोटासरा जी का आरोप सुना आपने। डोटासरा जी की कैसेट जो रिकॉर्ड करके स्पीकर से आते हैं वही कैसेट चलाने का काम करते हैं और ये प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर हमेशा रहते हैं। सबसे पहले तो आज जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने रिफाइनरी के मुद्दे को प्रदेश की जनता के हितों को अहित करते हुए और एक समझौता और करार करके रिफाइनरी को चालू करने का काम किया था, मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि उसकी समीक्षा के बाद में आज सदन के अंदर घोषणा की कि लगभग 2/3 पैसे कम के अंदर रिफाइनरी को हम लगाने का काम शुरू करेंगे। और दूसरी, जहां तक विकास की बात है, आज प्रदेश के अंदर जिस तरीके से गौरवपथ प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर बन रहे हैं, इसको लेकर क्रमोन्नत करने की बात भी कही गई है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर केमिस्ट्री विषय के अंदर पीजी कालाडरा के अंदर घोषणा की है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार देना चाहूंगा। ये बजट प्रदेश के विकास के लिए, जनता के खुशहाली के लिए, मैं तो कहूंगा सकारात्मक बजट है। चलिए मनोज जी, एक सवाल मेरा ये है कि मैंने डोटासरा जी से भी पूछा था कि आपने कहा कि बहुत एंजॉय किया और मुझे बड़ी जैसे यंग जो एमएलए हैं जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा हाउस के अंदर, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं आप और ये 14वां बजट सत्र आपने देखा है, क्या सुधार चाहते हैं कि वास्तव में हाउस में पाइपलाइन से ऊपर उठ करके हम ये भी देखना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं, जैसे जिस तरह से पहली बार आया हूं सदन में, लेकिन सदन की प्रक्रिया को देखकर जो भय, जो डर ब्यूरोक्रेसी में जमीन पर और धरातल पर हमारी विधानसभा का होता था, आज के दिन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों ब्यूरोक्रेसी ने हमारे इस सदन को एक मजाक समझ लिया है। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, यहाँ 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन चर्चा होगी। मैं माननीय मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, जो सदस्य किसी भी ब्यूरोक्रेसी और जमीन की धरातल की अपनी बात यहाँ रखता है, उसकी जांच कर उस धरातल पर जाकर वापिस एक विधायक को अपनी रखी हुई बात के बारे में प्रत्युत्तरित करें। कभी आपकी ये मांग थी, इस तरीके से आपने जो आरोप लगाए उसको हमने यहां तक सच्चाई जांच ली और जो गलत पाया जाता है उसके खिलाफ हमने यहां तक कार्रवाई कर दी, जो कि हमारे सदन का जो पवित्रता, जो भय है, जो डर है हमारी मांग रखने का, वो डर बना रहे, हमारा काम होता रहे, हमारी सम्मानता, हमारे जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान और जनता के हित में जो बात हम रखते हैं उसका जमीन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, तब जाकर के सुधार हो पाएगा। क्योंकि नहीं तो हम आएंगे, जाएंगे, बात करेंगे, उसके बाद हम महीने 20 दिन बाद वापिस धरातल पर जाएं तो कुछ नहीं मिले, तो फिर वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो सरकार के हित में होगा। जिस तरीके से आप दलितों पर अत्याचार, नाबालिग बच्चियों पर अत्याचार, पुलिस प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि उनको चिंता ही नहीं है कि यहाँ अगर बोल भी लेंगे तो कुछ न हो। जैसे आज मुझे लगा कि सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो हाउस में बैठते हैं सब सदस्य, क्योंकि हमारा मोरल एक ड्यूटी भी बनती है। बिल्कुल, हमारी ड्यूटी, हम 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के लोग हो। जनप्रतिनिधि हमेशा तैयार रहता है जनता के हित में काम करने के लिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वहां उसके लिए कहीं न कहीं बाधक बनती है। वो सत्ता पक्ष के भी जानते हैं, विपक्ष के लोग भी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अगर ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमारे लिए और जनता के हित में नहीं होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सिवाय भ्रष्टाचार के दूसरा कोई काम करना नहीं चाहती। कोटवाल साहब, एक सुना आपने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात है, ये दोनों ही तरफ की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई एलिगेशन लगा रहे तो उसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए और वास्तव में अगर फैक्ट के साथ में कोई सबूत के साथ में अगर कोई रखता है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन विपक्ष को इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी। सरकार की जनहितकारी जितनी योजनाएं हैं, ऐसा लगता है जैसे विपक्ष बाहर से अपने नेताओं से जो ट्रेनिंग लेके आता है खाली वही बोलने का काम करता है। प्रैक्टिकली जिस तरह की भामाशाह योजना और हमारे गौरव पथ और आज केंद्र सरकार के माध्यम से जो ऐतिहासिक पैसा रोडों के लिए राजस्थान को मिला है, इसकी विपक्ष को प्रशंसा करनी चाहिए।
हमें स्वीकार करना चाहिए कि सदन के अंदर बैठ के हम सबका नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि हमें जनता ने चुन के भेजा है। हमारी सबकी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम राजस्थान के विकास के अंदर अपनी अपनी भूमिका अदा करें। हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है कि जब सरकार कुछ अच्छे काम जनता के हित में करने जा रही है, जब सरकार कुछ अच्छी चीजें जनता के लिए लेकर आना चाहती है, तो विपक्ष बार बार उसको गुमराह करने का काम करता है। जबकि विपक्ष को सदन में बैठने के बाद जनता के हित की बात करनी चाहिए, विपक्ष को वो बात करनी चाहिए जो राजस्थान की जनता के फायदे की हो, वो बात करनी चाहिए जो राजस्थान के विकास की हो। गोठवाल साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन एक जरूरी हमारे साथ में इस वक्त कैलाश चौधरी साहब हैं। कैलाश जी, मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए। निश्चित रूप से आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है और पूरे बाड़मेर जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और आज हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो रिफाइनरी की यहाँ पर विधानसभा के अंदर घोषणा की है, जिससे पूरे प्रदेश के अंदर भी खुशी की लहर है। और कांग्रेस के बंधुओं ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया था और उन्होंने झूठे चुनाव से मात्र 2-3 दिन पहले एक उद्घाटन शिलान्यास जो किया, जिससे एक राजनीतिक लाभ लेने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने न तो कोई बजट का प्रावधान किया था और एक जो एमओयू भी जो एसपीसीएल के साथ में तय किया था, वो आनन फानन में राजनीतिक लाभ लेने के लिए तय किया था, जो प्रदेश के लिए घाटे का सौदा था, जिसके अंदर 56,000 करोड़ रुपए देकर और सिर्फ 26% पार्टनरशिप रखना था, उसको लेकर इस कैलाश जी, लेकिन मेवाराम जी, आप ही के बाड़मेर के कांग्रेस के विधायक है, उनका कहना है कि अब जब धरातल पे नहीं उतरे, जब तक हम कैसे खुशी मनाएं, क्योंकि हम तो 3 साल से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं आपसे इस मौके यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने तो सिर्फ एमओयू जो किए और शिलान्यास किया था, वो सिर्फ 5 दिन पहले आचार संहिता लगने से पहले किया था, जो एक आनंद फानन था। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल पहले इस बजट के अंदर घोषणा की है। निश्चित रूप से इसको हम धरातल पे उतारेंगे और एक जो एमएसपी अभी जो एमओयू तय किया गया है, वो प्रदेश के हित का है और उससे 2/3 कम करके और जो इसकी घोषणा की है, निश्चित रूप से इसको हम धरातल पे उतारेंगे और बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी लगेगी और एक प्रदेश के बहुत ही अच्छा हित का यह काम हुआ है। इसलिए पूरे जिले के अंदर आज हमारे बाड़मेर के अंदर खुशी की लहर है और पूरे प्रदेश के अंदर भी जिस तरह से कांग्रेस ने एक राजनीति की थी, उसका भी आज अंत हुआ है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मनोज जी, आपका स्पेशली थैंक्स, कैलाश जी का धन्यवाद, गोठवाल साहब का, रामलाल जी का और मेवाराम जी का, डोटासरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ में जुड़े इस चर्चा के लिए। और हमने ये ग्राउंड रियलिटी जो वास्तव में सदस्यों के अंदर एक भावना है, उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। रिफाइनरी एक बड़ा अचीवमेंट प्रदेश के लिए इस पूरे बजट सत्र के दौरान कहा जा सकता है, लेकिन अभी उसका एमओयू होना बाकी है और जब मई में इसका एमओयू होगा तब ये आगे की एक रूपरेखा तय होगी, जो एक मुझे लगता है कि राजनीति का एक बड़ा कारण बन रहा था, जो हो सकता है कि उस पर एक बार के लिए विराम लगे या इसे बुझाने की जब कोशिश की जाएगी तो फिर से इस पे सियासत गर्मा भी सकती है। चलिए, एक बार फिर आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।